कंज्यूमर का मोनोटोनिक प्रेफरेंस है. It says if a consumer has monotonic preference, can he be indifferent between bundle 6, 4 and 5, 3 children? कहने का मतलब अगर वो सो कॉल्ड कंज्यूम कर रहा है एक्स कमोडिटी की 6 यूनिट्स और अब कंज्यूम कर रहा है 5, वाई की कंज्यूम कर रहा है 4 और अब कंज्यूम कर रहा है 3, तो दोनों की यूनिट्स कम हो गई चिल्ड्रन, या एक की कम हुई एक की बढ़ी? दोनों की कम हो गई. तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अगर कंज्यूमर का मोनोटोनिक प्रेफरेंस है तो क्या ये चीजें मोनोटोनिक प्रेफरेंस दिखा रही है बच्चों? नहीं दिखा रही. मोनोटोनिक में आपने पढ़ा था कि एक कमोडिटी का कंजम्पशन कांस्टेंट रहेगा और एक का बढ़ेगा, एक का कांस्टेंट रहेगा एक का कम होगा. यहां पे दोनों का क्या हो रहा है चिल्ड्रन? कम हो रहा है. गॉट इट? तो ही कैन नॉट बी इनडिफरेंट बिकॉज गुड्स इन द सेकेंड बंडल आर लेस. तो अगर ये 6 से 5 हुआ तो ये 4 से थोड़ा सा बढ़ जाता, तब वो इनडिफरेंट हो जाता. 6 कांस्टेंट रहता यहां पे भी 5 की जगह और ये 4 की जगह 3 होता, तो वी कुड हैव सेड कि ये क्या हो गया? मोनोटोनिक. तो मोनोटोनिक का मतलब एक की तरफ वफादार है. इज दैट क्लियर? चलिए, कंज्यूमर का प्रेफरेंस मोनोटोनिक है 2020, 2018, 1818. क्या ये मोनोटोनिक है चिल्ड्रन? क्या ये मोनोटोनिक है? नहीं है. क्यों नहीं है? ये तो सर है, बट यहाँ पे ये घट गया, ये यहाँ पे 20 था फिर 18 और यहाँ पे कांस्टेंट हो गया. तो आप इसके बारे में क्या विचार दे सकते हैं? विचार आप ये दे सकते हैं कि यहाँ पे सेटिस्फैक्शन लेवल सबसे ज्यादा और यहाँ पे सेटिस्फैक्शन लेवल सबसे कम होगा. व्हाट इट? चलिए, इंडिफरेंस कर्व तो सबको क्लियर था. ये बात आपको याद रखनी है कि यूनिट्स का कंजम्पशन कम और ज्यादा हो रहा है बट सेटिस्फैक्शन लेवल रिमेन्स सेम. तो जो एक यूनिट के कंजम्पशन को बढ़ाने से प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ यूटिलिटी का, उसने दूसरे के सैक्रिफाइस को कवर अप कर दिया. व्हाट इट? चलिए, तो बच्चों आपको यहाँ पे एमआरएस नजर आ रहा है और ये एकदम पीपीसी की तरह है जो हमने क्लास 11 में पीपीसी पढ़ा था. सो एमआरएस इज 9:1. इसका मतलब गेन इन 1 यूनिट ऑफ एक्स compensates the loss of 9 units of y. Then gain in 1 unit of x compensates the loss of 6 units of y. Gain in 1 unit of x compensates the loss of 3 units of y. And gain in 1 unit of x compensates the loss of 1 unit of y. ये डिमिनिशिंग है, कांस्टेंट है या राइजिंग है चिल्ड्रन? डिमिनिशिंग, इसीलिए ढिचकियां बना है. अगर मैं इसको कांस्टेंट कर दूं, अभी कर रहा हूं कांस्टेंट, परेशान मत होइए, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा. कैसे बनेगा? लेट्स प्लॉट दिस चिल्ड्रन. तो पहला कॉम्बिनेशन, फिर कमोडिटी y, फिर x एंड देन एमआरएस. रेडी टू अंडरस्टैंड दिस चिल्ड्रन? रेडी टू अंडरस्टैंड दिस? चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं. कॉम्बिनेशन A, B, C, D सफिशिएंट है. सबसे पहले मान लीजिए चिल्ड्रन इट इज 25 एंड 1, तो ये डैश हो जाएगा. 20 एंड 2, 15 एंड 3, 10 एंड 4. समझ में आ गया? 25 से सो कॉल्ड 20 हो गया, इट्स अ लॉस ऑफ हाउ मच चिल्ड्रन? 5. और ये 1 से 2 हो गया तो इट्स अ गेन ऑफ 1. हर बार ऐसे ही चल रहा है. अगर आपका इनडिफरेंस शेड्यूल ऐसा होता बच्चों, तो इन दिस केस आपको नजर आता व्हाट इज कॉल्ड एज एक अलग तरीके का आईसी. और ये आईसी कैसे बनता? ये आईसी वुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन. आई रिपीट चिल्ड्रन, आईसी वुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन. समझ में आ गया? तो अगर आपसे पूछा जाए कैन इनडिफरेंस कर्व बी अ स्ट्रेट लाइन? यस, इफ एमआरएस इज कांस्टेंट. एमआरएस इज कांस्टेंट. और ये एमआरएस और इनडिफरेंस कर्व नहीं है, ये ग्राफ की प्रॉपर्टी है. अगर कांस्टेंट चेंज एक्स और वाई एक्सिस पे है, स्लोप हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा. और अगर फॉलिंग है वाई एक्सिस पे तो इट इज डिचकियां. सर ऐसा भी कभी बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है. ये भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ. बिल्कुल परेशान मत होइए, एकदम पीपीसी है. वो प्रोड्यूसर के व्यू पॉइंट से था चिल्ड्रन, ये कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से है. नहीं, उसमें भी तीनों चीजें मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो.
चलिए ध्यान से सुनिएगा चिल्ड्रन, इसको कर देते हैं पहले हम लोग लेटर से 8:1, इसको कर देते हैं, या मान लीजिए इसको रखते हैं 5:1, ठीक है, इसको कर देंगे 7:1 और इसको कर देंगे 9:1। रेडी एवरीबॉडी? चलिए 25 से 25 का चेंज आया, फिर 20 से इसको कर देते हैं 13, कितने का चेंज आएगा? 7 का, और 13 से कर देते हैं इसको लेटर से 4, तो कितना चेंज आएगा? 9 का। नजर आया? नजर आया? 25 से 20 इट्स अ चेंज ऑफ 5, 20 से 13 इट्स अ चेंज ऑफ 7, 13 से 4 इट्स अ चेंज ऑफ 9। ये जो है इंक्रीजिंग एमआरएस है। आई रिपीट, दिस इज इंक्रीजिंग एमआरएस। यहां पे आपका स्लोप ऐसा बन जाएगा। गॉट इट? तो तीनों चीजें यहां लिख लेते हैं। इस केस में इट वुड बी कॉन्वेक्स, इस केस में इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, एंड इस केस में चिल्ड्रन इट वुड बी कॉनकेव। तो इनडिफरेंस कर्व के तीनों शेप्स हो सकते हैं। छटपट से लिख लें चिल्ड्रन, क्योंकि आपको ये चीजें आगे चल के जीवन में बहुत काम आएंगी। गॉट इट? तो मैंने 2 बना के दिखा दिए हैं, स्ट्रेट लाइन भी बना दिया, डिचकियाओं भी बना दिया। आप कॉनकेव शेप बना लेंगे ऐसा वाला? ये आपका होमवर्क होगा, जल्दी से शेड्यूल बना लें। चलो चलिए, तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। तो ये बात सबको समझ में आ गई। जब आप ए से बी पे, बी से सी पे, सी से डी पे, डी से ई पे जाएंगे, तो हर पॉइंट पे द सैटिस्फैक्शन रिमेन्स सेम, और जितना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने पे एक कमोडिटी पे लॉस होगा, वो दूसरे के गेन से कवर अप हो जाएगा। ओके, राइट डाउन इन योर कॉपी चिल्ड्रन। इनडिफरेंस मैप। बच्चे कहेंगे सर ये क्या होता है? आप जब मल्टीपल इनडिफरेंस कर्व्स को बनाते हैं बच्चों, तो जो आपको प्रेजेंटेशन मिलता है दैट इज कॉल्ड एज इनडिफरेंस मैप। अब बच्चे कहेंगे सर ये एक्चुअली में है क्या? y एंड x, 2 कमोडिटीज विजिबल है सबको बच्चों? A, B, C, D सब आएगा, अभी परेशान मत होइए, पहले जो पढ़ा रहा हूं उसको तो ध्यान से पढ़ लीजिए। आपने 3 एनालिसिस किए चिल्ड्रन, कॉम्बिनेशन ABCD जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का एनालिसिस है, EFGH मई जून जुलाई अगस्त का एनालिसिस है, JKLM सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का एनालिसिस है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? लेट अस टेक दिस एज 10, ये 1 है, दिस एज सो कॉल्ड, कितना था वहां पे अपनी रीडिंग में ओरिजिनली बताएंगे जरा मेरे को देख के, कुछ बच्चे बताएंगे? पहले में तो 25। नहीं, जो ओरिजिनल वाला आईसी हमने बनाया था लास्ट लेक्चर में 10 था, 10 के बाद 25 से स्टार्ट हो रहा था। चलिए 25, 16, 10, 7 था। चलिए 0, 7, तो दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। समझ में आ गया? अब मैं अगली रीडिंग्स ले रहा हूं, 30, 32, सॉरी 50, 32, 20 एंड 14, और इसको कर देते हैं 2, 4, 6 एंड 8। द नेक्स्ट सेट ऑफ रीडिंग चिल्ड्रन, लेट अस से इट इज 15, मान लेते हैं 15 थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, 75 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 48, इसको मान लेते हैं 30, और इसको मान लेते हैं 21, एंड दिस इज 3, 6, 9 एंड 12। सबसे ज्यादा रीडिंग्स आपको किस ब्लॉक में नजर आ रही हैं? JKLM ब्लॉक पे आपको नजर आ रही हैं। सबसे कम कहां पे नजर आ रही हैं? ABCD, और बीच में कहां पे नजर आ रही हैं? चलिए, सबको सुनाई पड़ गया? सबको सुनाई पड़ गया भाई? चलिए, तो सबसे ज्यादा रीडिंग्स जहां पे होंगी चिल्ड्रन वो सबसे ऊपर रहेगा, सबसे कम रीडिंग्स जहां पे होंगी वो सबसे नीचे, और बीच वाला तो बीच में ही रहेगा। सो ये जो IC3 आपको नजर आ रहा है, it is being developed with these readings, IC2 is being developed with these readings, and IC1 is being developed with these readings। तो आपने Y और X, मैंगो एंड एप्पल कमोडिटीज का पहले 4 महीने का एनालिसिस किया और क्या प्लॉट कर दिया? IC1।
फिर अगले 4 महीने का एनालिसिस किया और प्लॉट कर दिया IC2, फिर अगले 4 महीने का एनालिसिस किया और प्लॉट क्या कर दिया IC3, और आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन IC3 पे ही आया है, और सबसे बकवास सेटिस्फैक्शन कहां नजर आया IC1 पे। तो जो IC जितनी ऊपर रहेगा उस पे सेटिस्फैक्शन लेवल भी उतना ज्यादा होगा। तो मैं थोड़े पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। JKLM, दिस इज ABCD, दिस इज EFGH। अब ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप पॉइंट J की बात करें, K की बात करें, L की करें, M की करें, सेटिस्फैक्शन रिमेन्स सेम। EFGH की बात करें, इन सब पे आपस में सेटिस्फैक्शन रिमेन्स सेम। ABCD की बात करें, सेटिस्फैक्शन रिमेन्स सेम, बट JKLM का सेटिस्फैक्शन इन सबसे ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? EFGH का सेटिस्फैक्शन इनसे कम होगा बट इन पॉइंट से ज्यादा, और सबसे दलिद्र सेटिस्फैक्शन कहां पे होगा ABCD पे। समझ में आ गया? हाँ, तो जो IC जितना नीचे उस पे सेटिस्फैक्शन उतना कम, जो IC जितना ऊपर उस पे सेटिस्फैक्शन उतना ज्यादा। समझ गए बात को? झटपट बच्चों इस एग्जाम्पल को नोट करें, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन जो मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा है ये दुनिया की किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। 90% बच्चा इसको रट के चला जाता है बस। इज दैट अंडरस्टूड? झटपट कॉपीफाई दिस। तो बात अभी हम प्रॉपर्टीज में भी पढ़ेंगे कि जो IC सबसे ऊपर होगा उस पे सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा, बट एक IC पे किसी भी पॉइंट पे आप रहे सेटिस्फैक्शन रिमेन्स सेम। मतलब सर आप जितना टॉप फ्लोर पे रहेंगे वो फ्लैट में हवा उतनी ज्यादा अच्छी आएगी, बट उस फ्लोर के J ब्लॉक, K ब्लॉक, L ब्लॉक, M ब्लॉक, एक फ्लोर में कहीं पे भी आप रह लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो जितनी क्लासेस हायर स्कूल में बढ़ते जाएंगे पढ़ाई उतनी ज्यादा अच्छी लगने लग जाएगी, बट एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। बट एक क्लास में चाहे सेंटर रो में बैठे, साइड रो में बैठे, पीछे बैठे, क्लास के बाहर खड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। योर क्लास वुड गिव यू सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बट ऑब्वियस सी बात है 12th क्लास का सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा व्हाट यू स्टडीड इन 11th एंड 10th। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो चाहे आप स्विफ्ट का टॉप मॉडल खरीदें, सेकंड टॉप मॉडल खरीदें, थर्ड टॉप मॉडल खरीदें, एकदम बेसिक मॉडल खरीदें जहां शीशा भी खुद ही ऐसे ऐसे घुमा के ड्रिल मशीन पर चढ़ाना पड़ रहा है, द फ्यूल एफिशिएंसी इज जनरली सेम। बट अगर टॉप मॉडल आपने खरीद लिया बच्चों स्विफ्ट का, तो वो जितना सेटिस्फैक्शन देगा वो ऑल्टो गाड़ी से कहीं ज्यादा होगा, और ऑल्टो का सेटिस्फैक्शन स्विफ्ट से तो कम है बच्चों बट साइकिल से ज्यादा ही रहेगा। तो IC1 बोल सकते हैं टाटा नैनो, IC2 बोल सकते हैं ऑल्टो, और IC3 क्या बोल सकते हैं स्विफ्ट, या IC3 बोल सकते हैं चार्टर्ड फ्लाइट एतिहाद एयरलाइंस वाली, या एयरफोर्स वन ही आ गया सीधे मान लीजिए। व्हाट इट क्लियर? IC2 कुड बी सो कॉल्ड वो क्या बोलते हैं, अरे अपना ब्रिटिश एयरवेज। IC1 क्या है? इंडियन एयरलाइंस। समझ में आगे? प्लेन भी ऐसे से कांप रहा है। व्हाट इट क्लियर? चलिए समझ गए इस बात को? एक एग्जांपल और देते हैं। IC3 लाइव क्लास, टोटल लाइव ऑफलाइन, लाइव ऑफलाइन, समझ में आ गया? IC2 लाइव ऑनलाइन, IC1 क्या है? रिकॉर्डिंग। समझ में आ गई बात? चलिए आगे चलते हैं। तो ये पॉइंट सबको क्लियर हो गए? अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको किस पॉइंट पे मिला, क्या मुंह तोड़ जवाब देंगे आप मेरे को? IC3 तो कब हो गया, पॉइंट कौन सा है? जी, समझ गए जी? समझ में आ गया? और सबसे दलिद्र कौन था? H। H होता है, H नहीं होता देहातियों। व्हाट इट क्लियर? चलिए समझ गए? चलिए बच्चों, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन 99% बच्चा इसको हमेशा गलत लिख के आता है एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा MRS XY, यस और नो? यस और नो चिल्ड्रन? तो इन दैट केस सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो अल्फाबेट पहले आएगा चिल्ड्रन वो डिनोमिनेटर है, और जो बाद में आएगा वो न्यूमरेटर है। तो MRS XY का मतलब होता है x की कितनी यूनिट्स को आप गेन करेंगे फॉर कवरिंग द सैक्रिफाइस ऑफ y। जो आपकी लॉस वाली यूनिट होगी चिल्ड्रन दैट विल बी इन द न्यूमरेटर,
और जो गेन वाली यूनिट होगी दैट विल बी इन द डिनोमिनेटर। तो अगर मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखूं, MRS AB, आई रिपीट चिल्ड्रन, MRS AB, तो इन दैट केस मेरे को इसको कैसे शो करना पड़ेगा, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा ए। तो पहली वाली यूनिट नीचे आएगी और दूसरी वाली न्यूमरेटर में आएगी। तो कृपया करके इसको लिख लें आप, लॉस वाली हमेशा न्यूमरेटर और गेन वाली हमेशा डिनोमिनेटर। तो ऐसे तो वो हमेशा ऐसे तो वो हमेशा क्या, वो हमेशा क्या, ये लिखने का तरीका है, RGDLN और JR हिक्स ने ऐसे ही लिखा है, आपको ऐसे ही लिखना है। अगर आप उल्टा लिख के आ गए एग्जाम में पूरा अंडा मिलेगा थ्योरी में आपको। तो इसको लिख लीजिए। लॉस तो हमेशा कम होता जाएगा, गेन बढ़ता जाएगा। आप क्यों ये देख रहे हैं लॉस कम होता जाएगा गेन बढ़ता जाएगा, आप यूनिट्स में कंपेयर ही क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। मैथ्स के हिसाब से 9 बड़ा नंबर है, 1 छोटा नंबर है, बट अलजेब्रा के हिसाब से जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है। व्हाट इट क्लियर? अब अगर आपसे कोई पूछे 7x और 4y में बड़ा क्या है, 7x, गोबर भरा है आपके अंदर बड़ा सा बुद्धि में, 7x और 4y, क्या आप इसको कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कंपेयर कर सकते, दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं। बट 7x और 3x में आप बोल सकते हैं कि 7x बड़ा है। इज दैट क्लियर? तो व्हाई यू कंपेयर इट मैथमेटिकली? किसने बोला मैथमेटिकली कंपेयर करने के लिए? सिर्फ डिमिनिशिंग और इंक्रीजिंग का पॉइंट लेना है। अगर ये डिमिनिशिंग है तो ये किस शेप का बनेगा, कॉन्वेक्स। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन, और अगर ये इंक्रीजिंग है तो इट इज, समझ में आ गई बात कौन की? चलिए लिख लीजिए इसको झटपट फास्ट। चलिए समझ गए इस बात को? तो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, एकदम पीपीसी का आपको फील आ रहा होगा चिल्ड्रन। गेन इन वन कवर्ड बाय द लॉस ऑफ अदर। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो अल्फाबेट पहले है वो डिनोमिनेटर और जो बाद में है वो न्यूमरेटर। तो बेसिकली तो सैटिस्फैक्शन का इसमें फर्क हो गया, पीसीबी मतलब पॉसिबिलिटी कर नहीं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व होता है वो एक्चुअली में प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से था कि वो कैसे अपनी रिसोर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को एलोकेट करे। तो प्रोड्यूसर का रिसोर्स एफओपी है, कंज्यूमर का रिसोर्स उसकी इनकम है। तो यहाँ पे कंज्यूमर, वहां पे प्रोड्यूसर, यहाँ पे रिसोर्स इनकम है और वहां पे रिसोर्स एफओपी था। कंटेंट एग्जैक्टली वही है, एग्जैक्टली वही है। जो बेसिक आपने पीपीसी पढ़ा वो हमेशा कॉन्केव होता था। जो बेसिक आप ये पढ़ते हैं आईसी, ये हमेशा कॉन्वेक्स होता है। बट मैंने वहां पे भी आपको तीनों पढ़ाए थे, अगर आप भूल गए हो तो कल मैंने 11th वालों को पढ़ाया था, आज उसका वीडियो अपलोड करूंगा, एक बार देख लीजिएगा। तो अगर रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट हैं, 5:1 5:1 5:1 5:1 आ रहा है तो इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। डिमिनिशिंग है तो डिचक्याऊ हो जाएगा, और अगर इंक्रीजिंग है तो ये कॉनकेव हो जाएगा। समझ में आ गया? इसको बेसिकली इकोनॉमिक्स का इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल बोलते हैं। ये हर जगह काम करेगा, यूटिलिटी में भी आपने पढ़ा, यूटिलिटी चेंज हो रही थी, तो दिस इज इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एज सच, और ये हर जगह काम करता है। फंडामेंटल इज क्लियर? चलिए, तो ये बात सबको समझ में आ गई, ये बात सबको समझ में आ गई। चलिए, और स्लोप ऐसे ढिचकियां क्यों है? क्योंकि आपका जो लॉस इन वाई है वो हमेशा ज्यादा है, और जो गेन इन एक्स है वो हमेशा न्यूमेरिकली कम है। अगर ये सेम हो जाए, ये डेल्टा 5 डेल्टा 5 डेल्टा 5 डेल्टा 5, तो इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये डेल्टा 9 की जगह 1 और ये 1 की जगह 9 हो जाए तो ये कॉनकेव हो जाएगा। तो तीनों शेप्स हो सकती हैं आईसी की, कॉनकेव भी हो सकता है, बेसिकली कॉन्वेक्स ही होता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। गॉट इट क्लियर? चलिए, सो एमआरएस हमेशा क्यों कॉन्वेक्स शेप का होता है, ये बच्चों 11th क्लास 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है। सीबीएसई वाले 11th में पढ़ते हैं, आप 12th में पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग को ये पढ़ाया जाता है कि इट इज ऑलवेज डिमिनिशिंग। बट जब आप ग्रेजुएशन में जाके पढ़ेंगे, इधर यू डू बीए, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, कुछ भी, हर जगह ये फिर से आएगा। वहां पे 3 बातें टीचर बताएगा, कॉन्वेक्स भी है, स्ट्रेट लाइन भी और कॉनकेव भी है। बट 11th क्लास 12th क्लास का माइक्रो का जो सिलेबस है, इट सेज व्हाट, डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से नीचे जा रहा है। व्हाट इट क्लियर? पहले ज्यादा यूनिट का लॉस हुआ, उसके बाद कम यूनिट का, यूनिट्स कम होती जा रही हैं, तो इट इज डिमिनिशिंग इन नेचर। ओके, समझ गए? 4 प्रॉपर्टीज दनादन लिख दीजिए, 5 सॉरी, फिर मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। इसमें आप ये पढ़ चुके हैं, इसमें आप ये भी पढ़ चुके हैं, इसमें आप ये भी पढ़ चुके हैं, सिर्फ 2 आपको मेरे को नई सिखानी है। कॉपी ऑल चिल्ड्रन। तो एक एक करके प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बच्चों। पहली प्रॉपर्टी है
कि इनडिफरेंस कर्व हमेशा लेफ्ट से राइट ही आएगा, कभी भी ये राइट से लेफ्ट नहीं जाएगा। सर क्यों ऐसा होगा? भाई बहुत सिंपल है, कमोडिटी वाई का इनटेक आप कम करेंगे और कमोडिटी एक्स का इनटेक बढ़ा देंगे। अगर सर ऐसा नहीं हो सकता कि जो कमोडिटी का इनटेक बढ़ा रहे हैं उसको वाई एक्सेस पे प्लॉट करें? बिल्कुल, बट आर जी डी एलन और जे आर हिक्स चाचू जो थे उन्होंने कम करने वाली कमोडिटी को कहां प्लॉट किया? वाई पे, और ज्यादा वाली को कहां प्लॉट किया? एक्स से। दुनिया यही बेवकूफी रखती चली आ रही है, यह एग्जाम में लिख के आना है। तो अगर आपने बढ़ती वाली कमोडिटी वाई पे और घटती वाली एक्स पे, बनेगा तो ऐसे ही, बट पहला पॉइंट फिर यहां प्लॉट होगा और आखिरी यहां प्लॉट होगा। बट हमारी अप्रोच में क्या हो रहा था? पहला यहां प्लॉट हो रहा था और आखिरी यहां पे प्लॉट हो रहा था। कर सकते हैं, बट उन्होंने इस थ्योरी में लिखा नहीं है, तो आपको यही सो कॉल लेना पड़ेगा। इसलिए तो इसको प्रॉपर्टी बोल दिया गया है, ये इसका फीचर है कि पहली कमोडिटी जो कम हो रही है वो यहां पे, और जो बढ़ रही है वो यहां से आएगी। तो कम होने वाली कमोडिटी वाई एक्सेस और बढ़ने वाली कमोडिटी एक्स एक्सेस। समझ में आ गया? प्रॉपर्टी लिखी सबने? वी कीप अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, नहीं तो थ्योरी बदल जाएगी। और ये चीजें ये लोग उस जमाने में इसलिए लिख के गए क्योंकि जैसे जैसे भाई ह्यूमन जीन का डेवलपमेंट होता है, जो चीजें 10 साल पहले कॉन्सेप्ट मानी जाती थी आज वो कॉन्सेप्ट नहीं मानी जाती हैं। अगर फ्यूल में कार्बन का कंटेंट बढ़ा देंगे चिल्ड्रन, तो क्या कंबस्शन उतना बढ़िया होगा? नो, बिल्कुल नहीं होगा। बट देयर आर थ्योरीज जहां पे कार्बन को इटसेल्फ फ्यूल की तरह यूज किया जा रहा है। नहीं समझ में बात? दैट इज ट्रू। व्हाट इज द पॉइंट इन स्टडिंग? बात सही है, इसीलिए तो देश के एजुकेशन सिस्टम का बेड़ा गर्क है। हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं हर सब्जेक्ट में आपको, अकाउंटेंसी पढ़ते हैं बच्चे, व्हाट इट क्लियर। 11th की अकाउंटेंसी तो 90% दुनिया में काम आती है, 12th की अकाउंटेंसी तो 75% काम ही नहीं आती कहीं पे, काम सिर्फ 25% आती है। तो सर क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि देश बहुत बड़ा है, सिलेबस को अगर डायनेमिक करना है, मॉडिफाई करना है, वो बनाना है जो जीवन में चल रहा है, तो इतने टीचर्स की ट्रेनिंग, इतना बुक्स, इतना स्टडी मटेरियल कहां से आएगा? समझ में आ गया? तो उस पर तो हम बहस नहीं कर सकते। व्हाट इज द पॉइंट इन गोइंग टू अ बर्थडे पार्टी आउटसाइड होम? घर में ही सबको दाल चावल खिला दो, उसमें पौष्टिक आहार भी ज्यादा होगा, फ्रेशली कुक्ड होगा। कम से कम 1000 रुपए में कोई कुक वाली शीलार मुन्नी आंटी को बुला लो, वो साथ में 500 का हेल्पर ले आएंगी, 1500, और घर में बढ़िया पार्टी हो जाएगी। बट स्टेटस सिंबल कहां से आएगा? तो स्टेटस सिंबल के लिए रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा हमको। यस और नो? Sir, but we can't enforce these things what we study. Why can't we enforce these things? Why? No. आप मोती महल में मत जाइए बर्थडे पार्टी करने, आप घर में बुलाइए। यू कैन एनफोर्स, यू कैन एनफोर्स। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ सोच का असर है, बस ये सिर्फ सोच का असर है। इज दैट क्लियर? मेरे पास पैसे आ गए, मैंने भाई 1 लाख रुपए का फोन खरीद लिया। व्हाट इट क्लियर? व्हाट इट क्लियर? एक छोटा सा चुटकुला है, क्लास पे रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए लाइव सुना रहा हूं। एक बार एक लड़की ने एक आदमी से बोला, ये जो आप सिगरेट फूक रहे हैं, व्हाट इट क्लियर, ये कितने की आती है? तो उसने कहा 20 रुपए की। कह रही है आप डेली कितनी सिगरेट कंज्यूम करते हैं? तो उसने कहा 10-15, तो मतलब हो गया लगभग 300-400 रुपए। तो उसने कहा महीने भर के 10,000 और साल भर के 1 लाख रुपए। अरे कितने साल से आप सिगरेट स्मोक कर रहे हैं? अराउंड 20-30 ईयर्स। तो भाई 30-35 लाख की तो आप सिगरेट पी गए। अगर आपने इतने पैसे बचाए होते तो आपके पास जो सामने BMW खड़ी ये होती। दैट मैन सेड मैडम वो मेरी ही है। इज दैट अंडरस्टूड? तो भाई चॉइसेस, फीलिंग्स, इनके ऊपर कोई थ्योरी नहीं लगती। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? अभी लोग कह रहे हैं वो इंजेक्शन लगे थे उससे ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं और लोग निपट रहे हैं। क्या पागलपंती की बात है। अगर मान लीजिए हो भी रहा है, 1% मान लेते हैं, चलिए, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ कंपनीज को बदनाम करने के लिए। फॉरेन कंपनीज की दवाइयां हमने ली नहीं, उनका धंधा हो गया पूरा का पूरा चौपट, और हमारा भारत बायोटेक और हमारा सो कॉल्ड फार्मास्यूटिकल सेक्टर 400-500-600% के ग्रोथ पे था। मेरी खुद SIP 150-150% के ग्रोथ पे थी। अब इतना नीचे गिर के तो जीरो पे नहीं आने वाला ना। तो क्योंकि उनकी दुकानदारी चौपट हो गई विदेशी कंपनियों की, तो उल्टे पुल्टे ब्लेम लगा रहे हैं। अच्छा 1% मान भी लीजिए वैक्सीन से हो रहा है, अगर वैक्सीन ना लगती और 20 करोड़ लोग मर जाते, और वैक्सीन लगी उससे 10 लाख मर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, व्हाट इज बेटर? क्या? अरे क्यों नहीं कर सकते भाई? आपको जाने बचानी है, 2 चॉइसेस हैं, या तो 1 करोड़ मरे या तो 10 लाख मरे। मरेंगे तो है, वायरस खतरनाक है, मरेंगे तो है। तो कितने की जान चली जाए जो एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी एंड द सिस्टम होगा? नॉट 1 करोड़ बट 10 लाख। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लीजिए। इज दैट क्लियर? और ये सब बकवास कर रही है कंपनियां, ऐसा कुछ भी नहीं है। इज दैट क्लियर? ऐसा होता
तो जिन 65-70% लोगों पे एफिकेसी अप्लाई हुई, उन सारे 65% लोगों को हार्ट अटैक हो जाना चाहिए था, क्योंकि उन्हीं का तो स्ट्रेन लेकर दवाई बनी थी ना। तो 10% को भी होता था, लेकिन 10% को भी नहीं हुआ नहीं हुआ, उससे यार लोग तो रोड एक्सीडेंट से मर जाते हैं। तो ये मैल्थ्यूस की थ्योरी है, मैल्थ्यूसियन थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी ग्रेजुएशन में, कि दुनिया में जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ती है, 2 4 8 16 32 64 लाइक दिस। बट फूड सप्लाई जो है 1 2 3 4 करके बढ़ रही है, इसलिए फूड का शॉर्टेज होता है। और टाइम टू टाइम जो कुदरत है, भगवान है, ये इस तरह के डिजास्टर्स लाते हैं, कभी भूकंप ले आए, बट ताकि काफी जो पॉपुलेशन एक्स्ट्रा है वो डिसोल्यूशन में चली जाए, वो खत्म हो जाए। तो मैल्थूसियन ने थ्योरी दी हुई है इसके ऊपर। इकोनॉमिक्स में। हाँ, इकोनॉमिक्स में मैल्थूसियन की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, उसको ऑप्टिमम पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, सारे क्लासिफिकेशन है। पहले एक बार सर, जो अकाउंट्स के टीचर थे उनसे मैंने एक बार बोला था, सर हमारे स्कूल में 3 कंप्यूटर लैब है, हाँ उसमें से एक कंप्यूटर लैब कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी दे दीजिए ताकि वो ऑनलाइन अकाउंटिंग भी सीख सके। हाँ। तो उन्होंने यही कहा कि करने को तो कर सकते हैं, दूर भी कर देंगे, लेकिन हम लोगों को पता नहीं, एक नया टीचर रखना पड़ेगा, वो टीचर कर सकते हैं। सिंपल एज दैट। और टीचर आ भी गया मान लीजिए, तो आप उसको उतनी सैलरी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बच्चों से फीस नहीं मिल रही है। सिलेबस में है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, सीबीएसई के सिलेबस में पहले तो आप खत्म कर दिया उन्होंने, आईएससी में आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। और जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का सिलेबस है बच्चों, वो इतना कूड़ा सिलेबस है कि रियल लाइफ से उसका कोई लेना देना है ही नहीं। अब अगर वो कहते हैं टैली सॉफ्टवेयर सिखा दो, तो नेतागिरी क्या देश में चालू हो जाएगी? देखो, आईएससी वाले टैली न्यूमेटिक्स कंपनी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का उनके ऊपर हाथ है। तो ये सब नौटंकी चालू हो जाएगी कि यू आर फेवरिंग समबडी। ऐसे तो एमएस वर्ड और एमएस पेंट भी सिखाते हैं। हाँ, तो सिखाते हैं ना, बट वो माइक्रोसॉफ्ट क्योंकि वो भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए कुछ बोल नहीं सकते। समझ में आ गया? चलिए खैर, ये समझ में आ गया डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होगा चिल्ड्रन? क्योंकि गिरती हुई कमोडिटी हमेशा कहाँ प्लॉट होगी? वाई एक्स, वाई इट इज सो, आई डोंट नो। और बढ़ती हुई कहाँ प्लॉट होगी? एक्स पे। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? चलिए बच्चों, क्योंकि इनको शायद बनाना ही नहीं। हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। Indifference curve do not touch the horizontal or vertical axis. Sir, why not? अगर ये टच कर गया दोनों में से किसी भी साइड चिल्ड्रन, तो अल्टीमेटली आपकी कमोडिटी यहां पे कितने यूनिट्स कंज्यूम होगी? जीरो। जीरो कंजम्पशन पे क्या आपका कोई सेटिस्फैक्शन मेजर होगा चिल्ड्रन? नो। तो ये इकोनॉमिक्स के यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को ही वॉयलेट कर जाएगा, जहां पे आप यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन या सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी को मेजर नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर ये टच कर गया तो ये टोटल बकवास है। इज दैट अंडरस्टूड? तो दो कमोडिटीज का कंजम्पशन जो आप कर रहे हैं, उसमें अगर आपने एक को जीरो कर दिया, तो थ्योरी में जो टू कमोडिटी मॉडल है वो अजम्पशन खत्म हो जाएगा। क्लियर? प्लीज ड्रॉ दिस चिल्ड्रन एंड कॉपी दिस। चलिए, अगला और बहुत धमाकेदार कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चों। टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट। सर अगर हो जाए तो क्या होगा? इकोनॉमिकली एब्सर्ड कंडीशन होगी। कुछ मार्किंग्स कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों। पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। खोपड़े में बात गई चलन? चलिए, ऑन IC1 आपको कौन कौन से पॉइंट्स नजर आ रहे हैं बच्चों? पिंक कलर का है IC1। ए नजर आ रहा है आपको, बस ए ही नजर आ रहा है। बी एंड ई। इज दैट अंडरस्टूड वेल? और अगर मैं बोलूं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ई, तो आप यस बोलेंगे कि नो बोलेंगे? चिल्ड्रन, आप यस बोलेंगे कि नो बोलेंगे? नो बोलेंगे? क्यों नो बोलेंगे भाई? आपके IC1 में कौन से 3 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं? ए नजर आ रहा है, बी नजर आ रहा है, ई नजर आ रहा है। एक IC पे कितने भी पॉइंट्स प्लॉटेड हो, सेटिस्फैक्शन इज सेम और डिफरेंट? सेम। अभी तो यही पढ़ा था ना हमने, एक IC पे कितने भी पॉइंट्स होंगे सेटिस्फैक्शन सेम होगा। बट ऊपर वाला IC नीचे वाले IC से ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, नीचे वाला IC ऊपर वाले IC से कम सेटिस्फैक्शन देगा। IC2 पे कौन कौन से पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं बच्चों, बताइए जरा। आपको नजर आ रहा है C, B एंड D। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए, अब अगर मैं आपसे बोलूं दैट A इज बेटर देन C, तो आप यस बोलेंगे या नो बोलेंगे? यस। एंड D इज बेटर देन E,
यस बोलेंगे, नो बोलेंगे? Yes, sir. पक्का? अब थोड़ी सी गणित लगा लेते हैं। क्या गणित? यहां पे आप कह रहे हैं ए बी और ई इक्वल है, और यहां पे कह रहे हैं सी बी डी इक्वल है। यस और नो चिल्ड्रन? यस और नो? चलिए, तो फर्दर अगर दोनों में चिल्ड्रन बी आ रहा है, तो बी की वजह से पॉइंट ए और सी भी सेम हो गए, और पॉइंट ई और डी भी सेम हो गए। बट यहां पे आप क्या कह रहे हैं? ए इज बेटर देन सी, और यहां पे क्या प्रूव कर रहे हैं? ए इज इक्वल टू सी, इसकी वजह से। और यहां पे प्रूव कर रहे हैं डी इज बेटर देन ई, और यहां बोल रहे हैं ई और डी एकदम सेम है। टोटल बकवास है कि नहीं है? तो अगर ये दो कर्व इंटरसेक्ट कर गए, तो इट इज इकोनॉमिकली एब्सर्ड कंडीशन। आई रिपीट, इकोनॉमिकली Absurd. एब्सर्ड कंडीशन। समझ गए इस बात को? Yes. पक्का? क्योंकि बी दोनों पे है, तो वो ए और ई को इक्वल कर रहा है, सी और डी को इक्वल कर रहा है, तो इसके हिसाब से ए एंड सी एंड ई एंड डी आर ऑल्सो इक्वल। और जो पहले कहानी पड़ी थी, ऊपर वाला पॉइंट ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा नीचे वाले से, तो ए इज बेटर देन सी एंड डी इज बेटर देन ई। क्या ऐसा हो पा रहा है बच्चों? नो। तो दिस इज इकोनॉमिकली एब्सर्ड कंडीशन। एक और कंडीशन सबसे पहली आईसी की पड़ी थी कि टू आईसी का गिव डिफरेंट सेटिस्फैक्शन। हाँ, तो सर वो पॉसिबल ही नहीं। नहीं, तो यहाँ पे हो गया ना डिफरेंट, यहाँ पे भी हो गया डिफरेंट, बट इसकी वजह से ये सारे सेम हो गए हैं। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? ब्रायन लारा का नाम आपने सुना है? लारा दत्ता का नाम आपने सुना है? दोनों की शादी हो जाए तो लारा दत्ता का नाम क्या हो जाएगा? लारा लारा। तो समझ में नहीं आएगा कि फर्स्ट नेम कौन सा और सरनेम कौन सा है। वही चीज यहाँ पे भी है, इसीलिए उन दोनों ने शादी नहीं की आज तक आपस में। मतलब डू इट फास्ट चिल्ड्रन, क्विकली कॉपी दिस। चलो, तो इकोनॉमिकली एब्सर्ड कंडीशन के लिए एग्जाम में ये इक्वेशन समझा के आइएगा जो मैंने ए बी सी डी लिखा था, ठीक है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन की वजह सिर्फ एक है बच्चों, ढिचकियां शेप क्यों होता है? बिकॉज हमारा एमआरएस डिमिनिश कर रहा है। अगर हमारा एमआरएस कांस्टेंट हो जाए, डिमिनिश ना करे चिल्ड्रन, इन दैट केस आपकी शेप क्या होगी? इसकी स्ट्रेट लाइन। और अगर एमआरएस राइजिंग होगा तो शेप क्या हो जाएगी? कॉनकेव हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो इसके लिए तो आप ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। डन दिस? चलिए, हायर आईसी रिफ्लेक्ट्स हायर सेटिस्फैक्शन। कैसे सर? एकदम सिंपल सी बात है। आईसी 1 सबको नजर आ रहा है बच्चों? मान लीजिए यहाँ पे 10 यूनिट्स हैं, और यहाँ पे 6 यूनिट्स हैं, और यहाँ पे 8 यूनिट्स हैं। दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट ए। बी पॉइंट पे आप 10 यूनिट्स वाई की कंज्यूम कर रहे हैं और 6 यूनिट्स एक्स की, करेक्ट? सी पॉइंट पे चिल्ड्रन वाई की तो 10 यूनिट्स हो गई हैं, बट एक्स की कितनी हो गई? 8। तो यू आर कंज्यूमिंग मोर हेयर एंड लेस हेयर। तो जहां पे मोर कंजम्पशन होगा, सेटिस्फैक्शन वहां पे ज्यादा होगा। क्यों सर? मोर कंजम्पशन पे लॉ ऑफ डीएमयू नहीं अप्लाई होगा। ये लॉ ऑफ डीएमयू नहीं है, ये आरजीडीएलएन और जेआरएक्स का इनडिफरेंस कर्व अप्रोच है। और ये मान के चलते हैं कि अगर आपने एक कमोडिटी को बढ़ाया तो उससे आपको कोई भी ओवर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, रादर आपका सेटिस्फैक्शन ज्यादा हो रहा है। तो आईसी 3 के पॉइंट, सॉरी 2 के पॉइंट 1 से ज्यादा सेटिस्फैक्टरी होंगे। इज दैट अंडरस्टूड? पक्का? तो मान लीजिए आपके स्कूल में 2 कॉमर्स सेक्शन है, एक कॉमर्स विद मैथ्स, हाई ग्रेडेड स्टूडेंट्स इनको माना जाता है, एक कॉमर्स विद हिंदी, लीगल, पीगल, ईगल, टीगल, सीगल, सब उसी में भरे पड़े हैं। समझ में आ गया? तो आप कहेंगे नहीं, मैं कॉमर्स विद मैथ्स लूंगा, 20-25 की संख्या में पढ़ूंगा, 150 की संख्या मेले में मेरे को अपने दर्शन नहीं कराने हैं। इज दैट क्लियर? तो यू विल से कि कॉमर्स विद मैथ्स बेटर है और कॉमर्स विद चिंपैंजी पुअर है। समझ में आ गया? ऐसे ही साइंस के 2 सेक्शन होंगे, एक में वो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे होंगे, एक में वो हिंदी वाले होंगे। तो कंप्यूटर साइंस वाला सेक्शन ज्यादा अच्छा है और हिंदी वाला थोड़ा कम अच्छा है। ऐसा किया जाता है स्पेस मैनेजमेंट के लिए। गॉट इट? समझ गए सब लोग? हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसको भी ड्रॉ कर लीजिए चिल्ड्रन। और इसी के साथ हमारी आईसी की प्रॉपर्टीज होती है खत्म। नेक्स्ट लेक्चर वुड बी द लास्ट ऑन द टॉपिक कंज्यूमर बिहेवियर।